अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा जी, सड़क पे निकलते लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मंडी, बहाउद्दीन में कोई भी शख्स आपको मिले और अगर आप उससे गुफ्तगू करने की कोशिश करें तो शायद उसको इस बात से गर्ज नहीं है कि पंजाब असम्बली में क्या तमाशा चल रहा है, पंजाब में गवर्नर राज लगेगा या कौन वज़ीर आला होगा, PTI का होगा, PMLQ का होगा या फिर मुस्लिम लीग नून का होगा। उसको इस बात से गर्ज है कि अब उसे 10 किलो आटे का थैला कम से कम 1200 रुपये में मिलता है और 1500, 1600, 1400 मुख्तलिफ इलाकों में दस्तियाबी के हिसाब से 10 किलो आटे के थैले की हम बात कर रहे हैं। और अगर 6 लोगों का आपका कुंबा हो तो 10 दिन भी ये 10 किलो आटा नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं। और आपको पता है कि फैमिली से वैसे ही बड़ी होती हैं और खाना पीना कौन रोक सकता है, खासतौर पे जिन घरों में बुजुर्ग भी हों और बच्चे भी हों। लेकिन इंटरेस्टिंगली एंड आयरॉनिकली बात यह है कि अब्दुल्ला ने बड़ी अच्छी एक्चुअली बात स्टार्ट की। प्रायोरिटीज़ हमारी बिल्कुल डिफरेंट है। इस वक्त आवाम की क्या टेंशन्स हैं और हमारे लीडरान में क्या गुफ्तगू हो रही है। जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट की आपने क्राइसिस का जिक्र किया है, देयर इज़ नो कनेक्शन। कभी कभार लगता है कि उनको पता ही नहीं है कि आवाम किस चीज़ से गुजर रही है और किस चीज़ से काफ़ी देर से गुजर रही है, क्योंकि प्रायोरिटीज़ हैव नॉट चेंज्ड एट ऑल। सो यू आर वेरी राइट कि वो एक स्टार्क डिवीजन जो है, वो डिवाइड जो है, वो नजर आना डिस्कनेक्ट है। चाहे वो तो है ही है, ऑपोजिशन हो या बरसरे इक़्तिदार इत्तेहादी जमातें हों, डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है। टीवी पे सारा दिन कितने लोग आवाम के मसाइल पे बात करते हुए आपको नज़र आते हैं। अगर चलें आपने 10 किलो आटे का थैला 1200 या 1400 या 1500 में ख़रीद भी लिया है तो आप वो रोटी पकाएंगे कैसे, क्योंकि गैस तो आपके घर आ नहीं रही है, जो औकातकार हैं उनमें भी नहीं आ रही है बाज़ इलाकों में। सो एक दोहरी अजियत का इंसान शिकार है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव क्या इंतजाम करें? अच्छा, क्या तमाम लोग LPG सिलेंडर्स वगैरह खरीद सकते हैं? ऑल्टरनेटिव दूसरी दफा आप दूसरी तरफ चले जाएं, जहाँ गैस वगैरह नहीं आ रही, वहाँ ऑब्वियसली बिजली की चीज़ों पे सब कुछ चल रहा है, चूल्हे भी, गीज़र भी, बहुत कुछ बिजली पे चला गया है। तो बिजली की कीमतें कहाँ हैं? मतलब कैन यू इमेजिन कि वो वैसे ही आप नाप तोल कर रहे होते हैं कितने पंखे और कितनी लाइटें जो हैं वो ऑन रखनी है। अब उसमें आप हीटर भी डाल लें, चूल्हे भी डाल लें, गीजर्स भी डाल लें, तो बात तो वहीं आ गई। कोई ऐसा एवेन्यू नहीं है जहाँ से आपको रिलीफ मिल रहा हो। सो दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू पॉइंट आउट। और डिस्कनेक्ट, डिवाइड, वो सब कुछ बरकरार है, बिल्कुल बातें ही कुछ और हैं ऊपर हमारे लीडर्स के बैठे हुए, एज इफ ये वो वाली चीज़ है। आवाम के साथ जो हो रहा है उसको हम कुछ अरसे बाद टैकल करेंगे, देख लेंगे, तब तक खुद ही ठीक हो जाए। मतलब दे आर नॉट कंसर्न्ड। हर स्टेटमेंट से यही नजर आता है। खैर, ये सब कुछ तो हमारे दिल की बातें होती हैं, हमारे दिल के रादब फपोले होते हैं जो हम आपके साथ मिलके आपके सामने फोड़ते हैं। और बहुत सी इस किस्म की बातें, और आई एम श्योर ये अवामी लीडरान आवाम से भी राब्ता रखते होंगे और मिलते होंगे, लेकिन हमें भी लोग अब जगह जगह रोक के यही गुफ्तगू करते हैं और हम उनसे बस यही वादा कर सकते हैं कि हम जितनी कोशिश हो सके करते हैं अवामी मसाइल पे बात करने की। और इसीलिए सुबह ही मुझे एक शख्स थे, हमारे एक साथी ने कहा कि 10 किलो आटे का थैला, हमारे एक दोस्त ने कहा कि 1200 रुपये में मिल रहा है और 6 बच्चे हैं और किस तरह से गुजारा होगा। सो कोई जवाब नहीं होता आपके पास, लेकिन जिनको जवाबदेह होना चाहिए उनको ऐसा लगता है कि फिक्र नहीं है, उनको फिक्र ही नहीं है। लेकिन हम कमिंग बैक टू व्हाटएवर द सर्कस इज गोइंग ऑन इन पंजाब, हम जरा आपको ब्रीफ तो करेंगे ना कि क्या चल रहा है। पंजाब में सियासी, आईनी और इंतजामी बहरान अपने उरूज पर है। मुल्क की आधी आबादी वाले सूबे पर हुकूमत किसकी है यकीन से एक्चुअली कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब वैसे अभी चंद महीने तो छोड़ें, पंजाब में गुज़श्ता 4.5 साल से क्या हो रहा है? गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है सूबे में? ये वैसे ज़्यादती है जिसमें पता नहीं लोगों का अपना किरदार भी है और किस किस का किरदार है। ऐवानों में बैठे अपनी अपनी मर्जी के दावे और कानूनी तशरीहात के किस्से चल रहे हैं और हमारी पार्लिमानी तारीख में सियासी ताकत के लिए खींचातानी के ऐसे मनाजिर, ऐसा मुशाहिदा शायद ही कभी किसी ने देखा हो। ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता वो किसका हुक्म माने। पंजाब असम्बली फ़ाल है या गैर फ़ाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ कानून और आइन की तकाज़ों के मुताबिक हो रहा है या फिर गहरी तहों में ये मामला कहीं दब चुका है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ है कि गवर्नर पंजाब के हुक्म पर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया, अब वो वज़ीर आला नहीं रहे। सुने। जब चीफ मिनिस्टर ने आज 4 बजे एक अजलास जो होना था उसे तलब नहीं किया गया और स्पीकर ने जो है वो इसमें अपना आइनी किरदार अदा नहीं किया,
तो उसके बाद जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने अहदे पे बरकरार नहीं रहे। आईनी पोजीशन यही है। चलिए, ये भी आपने सुन लिया और साथ ही आपको बताएं कि रात गए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का बयान भी सामने आया कि स्पीकर का इजलास जुमे तक मुलतवी करने की रूलिंग कानून के खिलाफ है और रात गए तक नून लीग के दावों के बावजूद गवर्नर ने चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला ना रहने का डिक्लेरेशन जो है वो जारी करने से गुरेज किया। ताहम नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने खबरदार किया कि गवर्नर किसी भी वक्त वजीर आला को डी नोटिफाई कर सकते हैं। ये गवर्नर पंजाब की स्वाबदीद है कि वो कब वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करते हैं। ये उनकी स्वाबदीद है कि वो कल करना चाहें, परसों करना चाहें, कब करना चाहें, ये उनकी अपनी मर्जी, अपनी मंशा है और इस पे ना उनको डिक्टेट किया जा सकता है, ना उनको मजबूर किया जा सकता है। ये जो आज बातें चल रही हैं कि हम सदर को खत लिख रहे हैं कि गवर्नर को आप हटा दें, काश फवाद चौधरी साहब आपने कानून पढ़ लिया होता। ये किस आइन की शिक में दर्ज है, किस कानून में दर्ज है कि सदर पाकिस्तान गवर्नर को हटा सकते हैं? मज़िका खेज बात है। उधर फवाद चौधरी जो इस सियासी लड़ाई में फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, पूरा दिन मुखालिफिन पर ताक ताक कर हमले करते रहे। साथ ही हम्माद अजहर ने गवर्नर पंजाब के खिलाफ एहतजाज का भी ऐलान कर दिया और वो भी कप्तान के ज़ेरे साया या ज़ेरे क़यादत। गवर्नर साहब को किसी भी गैर आइनी इकदाम से बाज रहना चाहिए। स्पीकर की रूलिंग आ चुकी है, आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। ये जुमे को प्रोसेस शुरू हो जाएगा और अगले हफ्ते प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। आदम एतमाद नाकाम होने के बाद असम्बलियाँ तहलील कर देंगी। दोनों वक्त जो है वक्त वक्त करेंगे। ये तो नहीं ना कि हम अलहदा कर, गवर्नर रूल भी नहीं लगना, आइनी तरीकाकार होगा और गवर्नर रूल किस लॉ के तहत लग सकता है? कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है पंजाब में। चेयरमैन इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि कल एक बड़ा ज़बरदस्त इज्तिमा हम इकट्ठा कर रहे हैं गवर्नर हाउस के आगे। किसी को गैर आइनी इक़दाम नहीं उठाने देंगे। अब आवाम खामोश तमाशाई नहीं बनेगी इस सारे एक्शन के अंदर। बहुत हो गया। अच्छा, मैं हम्माद अजहर जब गुफ्तगू करते हैं ना तो मैं इनके होएगा का इंतज़ार करता हूँ। ये होएगा, वो होएगा। अच्छा, वो कहते हैं मतलब कि रद्दी में फेंक दे, मतलब बहुत सी इस किस्म के आवाम को क्यों नहीं फेंक देते? वैसे फेंक ही दिया है, टू बी ऑनेस्ट। हम सबको, आवाम को, इस मुल्क के जमहूर को उठा के रद्दी में फेंक दें ताकि एक ही दफ़ा आप लोगों की जान छूट जाए और आप लोग फिर अपनी कुर्सियों पर बैठें या तख्तों पर आपकी अपनी सवाल। नोटिस ऑल दी स्टेटमेंट्स और उस बात पे जाएं जो हमने शुरू में आपको कही थी कि आवाम का जो दर्द है ना, जो उनको इश्यूज हैं, जो उनकी सिचुएशन इस वक्त हुई है, कभी आपकी कोई स्टेटमेंट इस किस्म का कहीं से नहीं सुनेंगे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द लीडर्स अक्रॉस द बोर्ड। उनके मसले ही कुछ और हैं। ऐसा लगता है कि ये रिवीजन हो रही है। वो जो कासिम सूरी की रूलिंग थी, पहले भी इन्होंने डिप्टी स्पीकर को फंसा के उससे रूलिंग दिलवाई गैर आईनी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा हुआ है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए या हो सकती है, वो क्यों नहीं हो रही? हाँ, अब उस पर ये पंजाब में स्पीकर को भी फंसा रहे हैं। और ट्रेजेडी ये है कि गैर आइनी गुफ्तगू या रूलिंग्स तो आती हैं और इतनी ढिठाई के साथ माशाल्लाह आती हैं और सच और झूठ की तफरीक तो अब रही नहीं है और वो जो लकीर होती थी वाज़े, वो इतना झूठ बोला गया है कि मिट गई है। इसलिए आवाम भी बेवकूफ़ बने चले जा रहे हैं बस। अच्छा जी, अब परवेज इलाही वज़ीर आला ना रहे तो पंजाब की पग का मर्द मैदान कौन होगा? अब ये सुन लेंगे, आसिफ जरदारी को हमजा शहबाज से बेहतर कोई नहीं लगता, लेकिन वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि 10 सीटों वाली काफ लीग का वज़ीर आला हो सकता है तो 7 नशिस्तों वाली पीपल्स पार्टी का क्यों नहीं हो सकता? तो इधर और प्लेयर्स आ रहे हैं। जो वैसे बातें चल रही थी कि जी पीपल्स पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर आएगा, अगर सबका मुत्तफिका फैसला होगा तो हमें एतराज तो नहीं होगा ना। जिस तरह 10 सीटों पे क्यू को चीफ मिनिस्टरशिप मिल सकती है तो पीपल्स पार्टी की भी 7 सीटें हैं और उसमें मिलने में कोई हर्ज नहीं है। सो ये सारी सूरत हाल है। पंजाब असम्बली इस वक्त ऐसा खला है जिसे अपोजिशन बचाने और तहरीक इंसाफ ढाने में लगी है और इस जंग में दोनों जानिब से हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन नज़र आ रहा है कि फ़ैसला ज़ोर बाजू से होने वाला है नहीं। अदालत का हथौड़ा ही इस सियासी कोहराम का खात्मा करेगा। अलबत्ता ये भी तय है कि इमरान खान का 23 दिसंबर तक असम्बली तहलील करने का ख्वाब तो पूरा नहीं होगा, लेकिन सब याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट कासिम सूरी वाले और पहले असम्बलियाँ कौमी असम्बली तोड़ने वाले मामले पर क्या क्या कह चुकी है
और उसको भी मलूज़ खातिर रखना चाहिए। और किस तरह से करार दिया गया था कि गैर आइनी इक़दामात हैं, और बाद में तफसीली फ़ैसला जब आया था ये भी कहा गया था कि जिन्होंने गैर आइनी इक़दामात किए हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए या हो सकती है, और आइन के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। यहाँ पर भी वही हो रहा है। अच्छा जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर, बिकॉज आज बहुत कुछ होना चाहिए। रोज ही एक्चुअली कुछ बिल्डअप तो बना होता है, पता है इतना बोरिंग हो चुका है ये सारा कुछ, और कि शायद आपका भी इंटरेस्ट, देखने वालों का इंटरेस्ट लूज हो गया हो। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़रा समराइज तरीके से बता सकें कि एक्चुअली अब तक क्या हुआ है और आगे क्या क्या हो सकता है। सो आई एम श्योर आवाम के आपके बड़े मसाइल हैं और आपको इससे कोई गर्ज नहीं है, बिकॉज ये तमाशा अब काफ़ी लिंगर ऑन कर चुका है। और उसके बाद जब ये फिर ये लोग डाल देते हैं ना कि जी आवाम ये चाहती है, आवाम ये शक्लें नहीं देखना चाहती, प्लीज सारे हट जाएं, साइड पे हो जाएं। मसलों की तो पहले बात करें ना आवाम की। एनीवे ज़ीशान हमारे साथ है। ज़ीशान बताइए, रात तक तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं गवर्नर साहब की तरफ से, अब आज क्या हो सकता है? मुख्तलिफ एवेन्यूज़ है ना जिस पे बैक वक्त लड़ाई लड़ी जा रही है, तो कानूनी महाज पे क्या पेशरफ्त होगी या गवर्नर साहब कोई इक़दाम लेंगे? क्या है खबर आपके पास? जी अब्दुल्ला, देखें, जब तक गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कोई नोटिफिकेशन वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का या उस हवाले से कोई भी कदम नहीं उठाते, उस वक्त तक तहरीक इंसाफ कुछ नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ ने जो सदर को खत लिखने का कहा है वो भी खत अभी तक मंजर आम पर नहीं आया। उस पर डिस्कशन जरूर हुई है, उस खत के मुतालिक बात जरूर हुई है। पंजाब के वजीर राजा बशारत ने इस हवाले से कल ट्वीट भी किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि खत हमने लिख दिया है, लेकिन जब उसके बाद खत की कॉपी मांगी गई तो उन्होंने वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया और कहा कि मैंने तो ट्वीट किया ही नहीं, शायद मेरा अकाउंट हैक ना हो गया हो। इसको अगर हम एक तरफ रखें और मजमूई सूरत हाल पर बात करें तो इस वक्त आज का जो दिन है वो इस हवाले से अहम है। दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं पीटीआई और काफ लीग को लेके। एक तरफ तहरीक इंसाफ की आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास है। मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ के 180 अरकान पंजाब असम्बली हैं, 10 PMLQ के तो 190 का इनका मजमूई फिगर बनता है, जबकि वज़ीर आला पंजाब के लिए 186 का फिगर है। अब जो तहरीक इंसाफ के हैं उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज है, काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल हुआ। उन्होंने परवेज इलाही पर एतमाद करते हुए अपनी स्ट्रेंथ शो की और जो ये कहा जा रहा था 4 या 6 अफराद जो ऐसे हैं जो कि मुमकिन तौर पे उनके साथ ना हों, वो बात अब साबित नहीं हुई। तमाम लोग मौजूद थे। अब पीटीआई के जो 180 अरकान पंजाब असम्बली हैं उनमें से 2 अरकान तो ऐसे हैं जो अब तक पार्टी पॉलिसी से बज़ाहिर इनहराफ करते दिखाई देते हैं। उनमें एक साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी और दूसरे जो उनके साउथ से ही रुकन है शफकत मसूद, जिन पर इल्जाम लगा था पिछली मर्तबा कि वो पैसे लेके तुर्की चले गए हैं। एक उनके और रुकन है जिनका बेटा अलील है और वो बैरून मुल्क हैं। तो यूं 180 का जो फिगर है उनमें 3 अरकान तो प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन क्या बाकी 177 मेंबर हैं? अगर तहरीक इंसाफ आज की पार्लिमानी पार्टी में वो 177 अरकान असम्बली जाहिर कर देती है और वो तमाम के तमाम उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आ जाते हैं तो फिर 177 ये और 10 काफ लीग के 187 नंबर हो जाएंगे, तो वो फिगर तो पूरा हो जाएगा। अच्छा, क्विकली ये बता दें ज़ीशान, शायद आपके पास कोई इन्फो हो, अगर अंदर कोई खबर है, क्यों गुरेज कर रहे हैं गवर्नर साहब अब तक डी नोटिफाई करने से वज़ीर आला पंजाब को? क्या अभी भी कोई इम्कान है कि काफ लीग चौधरी परवेज इलाही PDM से बैकडोर राब्तों में हो? अब्दुल्ला, देखें, काफ लीग या परवेज इलाही के तो अब PDM से राब्तों में उतनी जान बज़ाहिर दिखाई नहीं देती। बहुत अंदर से कोई राब्ता खामोशी से हो तो शायद है, क्योंकि कल हम वज़ीर आला हाउस गए, वो और मोनस इलाही मौजूद थे पार्लिमानी से पार्टी से पहले भी, बाद भी मामूल के काम हो रहे हैं और वो चीज़ों को तहरीक इंसाफ की तरफ लेके चल रहे हैं। लेकिन गवर्नर की भी जो स्टैंडिंग है वो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं है। जिन चीजों को जवाब बनाकर एतमाद के वोट का वो कह रहे हैं वो चीजें उस तरह नहीं है जिस तरह वो प्रेजेंट कर रहे हैं। काबीना के एक रुकन का काबीना से निकल जाने को वो जवाब बना रहे हैं। 2 अरकान ने, इमरान खान ने असम्बली तहलील करने का कहा तो उन्होंने कहा जी अमूमन आपको पता है कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं हमारे यहाँ, तो उन्होंने कहा जी वो असम्बली तो तहलील होनी है, क्यों ना हम इस्तीफा हाथ से फटाफट लिख के तो मीडिया को जारी करने जी हम असम्बली रुकनीयत से इस्तीफा दे रहे हैं ताकि हमारे
थोड़े से बॉस के आगे नंबर बन जाए। हालांकि जब असेंबली तहलील की बात हुई थी तो किसी को इस्तीफा देने का कहा नहीं गया था, और आपको भी पता होगा कि इस्तीफा हमेशा हैंड रिटन होता है, आपके सिग्नेचर्स के साथ होता है और वो स्पीकर को जाता है। ऑब्वियसली अनफोल्ड होगा, हम देख ही लेंगे। आज मुजाहिरा का बताएं कि पीटीआई ने क्या मुजाहिरा करना है गवर्नर हाउस के बाहर, उसकी क्या तैयारियां कुछ देखी हैं आपने? जी हुमा, देखें, आपको पता है कि पीटीआई की सियासत वैसे तो पहले दिन से ही मुजाहिरों पर ज्यादा रिलाय करती है, और जब से इमरान खान बाहर आए और फिर खास तौर पर ये जो आखिरी तहरीक थी, उसके बाद हकीकी आज़ादी मार्च, और फिर उसके बाद एक नए सिरे से इलेक्शन कराओ मुहिम, और कल जब ये देखा गया कि अदम एतमाद के बाद गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला को हटाने की बातें हो रही हैं, तो उस वक्त ये फैसला किया गया कि एक दफ़ा फिर अवामी कुव्वत का मुजाहरा किया जाए। तो आज मॉल रोड पर जो गवर्नर हाउस का मेन गेट है उसके सामने शाम 5 बजे एहतजाज का ऐलान किया गया है, और गवर्नर हाउस को सिक्योर करने के लिए रेंजर्स बुला ली गई है, और गवर्नर हाउस का जो मेन गेट है उसके बाद खारदार तारें लगा के और लोहे के जंगले लगा के उसको सीज किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि रेंजर्स की मौजूदगी में पीटीआई गवर्नर हाउस से कितना दूर रहती है। माजी में जब ये एहतजाज हुआ तो सिक्योरिटी की संभाली हुई है। Thank you. That's all the time we have. Have a good day, Zishan. All right. तो ये सब कुछ हो रहा है, a lot of activity, लेकिन ज़ीशान ने जो ये मुजाहिरे वाली बात की है ये भी सही है। मुजाहिरा तो हम वैसे ही डाल देते होते हैं ना साथ में, मतलब उसकी एक टेंशन और प्रेशर जो है वो अलहदा चलनी चाहिए, तो वो भी आज देखने को मिलेगा लाहौरियों को। और हमाद अजहर तो आपको पता है ना, क्यों आप हमाद अजहर को बार बार बीच में नहीं, वो लाहौर में आपको पता है जो भी मुजाहिरा होता है, तो और पर्टिकुलरली अगर लिबर्टी चौक पे हो तो हमाद अजहर पेश होते हैं। It's a nice spot to be at. It is anyways a nice spot to be at. And these days, although बस वो लिबर्टी पे काम करने वाले ताजिर कितना मुतासिर होते हैं ये जरूर उनसे पूछ लेना चाहिए। Another story. अच्छा जी, ये जो शुरू में हमने सवाल किया था ना, बिल्कुल ये खबर बताते हुए कि पंजाब असेंबली फाल है या गैर फाल है, और एक्चुअली काम इसके लिए फाल निकालनी पड़ेगी, इसके लिए फाल निकालना पड़ेगा, और ये वो सवालात हैं। साथ साथ ये भी एक सवाल था कि ब्यूरोक्रेसी जो है जिसका एक्चुअल काम है काम करना, वो काम कर रही है कि नहीं कर रही, और वो किसके कहने पे काम कर रही है। तो ये बड़े पर्टिनेंट सवाल हैं और कोशिश हम करेंगे कि आज इनका जवाब लें। मजहर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ी देर में कर रहे हैं, तो हम उनसे पूछेंगे बस कि ये जो आईनी बहरान है इसका हल क्या नजर आ रहा है। और मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर साहब, अभी जो पंजाब में आईनी बहरान, आईनी सियासी बहरान हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ इंस्टेंसेस पे इस मुल्क में पहले भी इस किस्म के बहरान देखे हैं, विटनेस किए हैं, लेकिन अभी आपको फिलफौर इसका कोई हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि हाँ मामला सेटल हो जाएगा और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा जो गुज़श्ता कई महीनों से कई मरतबा सफ़र कर चुका है मज़ीद सफ़र नहीं करेगा? शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे लग ये रहा है कि कल रात क्योंकि कोई और कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसा लगता है कि हुकूमत भी को भी अंदाज़ा है कि मामला कोर्ट में ही जाएगा, लिहाजा इस चीज़ का कभी इम्कान है कि आज सुबह लाहौर हाई कोर्ट में कोई दरख्वास्त फाइल हो जाए, उस दरख्वास्त पे फौरी तौर पे हियरिंग हो जाए और इस सिचुएशंस को जो है वो बजाय इसके कि हुकूमत किसी कोई एक्शन ले और वो एक्शन ओवरटर्न हो जाए, शायद ये इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि अगर कोर्ट ही इस मामले को तय कर दे, क्योंकि पहले तो ये इम्कान था कि रात 12 बजे कोई एक्शन हो जाएगा, गवर्नर राज लग जाएगा या डी नोटिफाई हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर हाउस को सील कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि आईजी तब्दील हो गया, चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गया, और उसके मुकाबले में जो वज़ीर आला हैं उनका कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया इन तब्दीलियों की बिना पे। उससे लगता ही है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो बहुत ज़्यादा अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस सिचुएशन में, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो इस वक्त कोई एक्शन लेंगे भी, वफाकी हुकूमत के हवाले से कोई स्टैंड लेंगे भी, तो वो एक दिन का होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने जुमे को असेंबली तहलील ही करनी है, जिससे वो ज़्यादा खुश नहीं है, जिस फैसले से वो ज़्यादा खुश नहीं नज़र आते। लेकिन वो इमरान खान का साथ भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए कि उन्हें अंदाज़ा है कि अगर अगला इलेक्शन हुआ तो उन्हें उनके अलाई जो हैं, इत्तेहादी जो हैं, वो पीटीआई ही बन सकती है, नून लीग गालबन नहीं बन सकती, या पीपल्स पार्टी की पंजाब में उस तरह की फॉलोइंग नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो और मुनीस इलाही जो है वो पीटीआई में ही अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं, लेकिन वो बहरहाल ये चाहते थे
कि ये असम्बलियाँ तहलील नहीं हों, और अब भी अगर कोई उनसे पूछे तो वो यही कहेंगे कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है इमरान खान साहब का। लेकिन चॉइस अब उनके पास कोई नहीं है, इसलिए ना उन्होंने IG की तब्दीली पे कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, ना उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली पे राय किया। उन्होंने इमरान खान साहब को पहले ही वार्न कर दिया था कि असम्बली तहलील होगी तो फिर उनके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में, फिर विफाक का असर व रसूख ज़्यादा बढ़ेगा पंजाब में। अब PDM जो रिएक्शन शो कर रही है, PDM ने जो एक्शन प्लान कर रही है, उससे PDM को नुकसान होगा, चाहे वो डी नोटिफिकेशन वाला मामला हो या गवर्नर राज का मामला हो। हर दो सूरतों में मामला अदालत ही तय करेगी, और इस चीज़ का कभी इम्कान है कि अगर आप गवर्नर राज लगाते हैं तो गवर्नर राज उड़ जाएगा, अगर आप डी नोटिफाई करते हैं चीफ मिनिस्टर तो उसमें भी उनको एडवांटेज होगी। इसलिए कि ग्राउंड पे जो मेजॉरिटी है वो बहरहाल इस वक्त परवेज इलाही साहब के साथ है, वो बहरहाल PTI और PMLQ के साथ है, क्योंकि PDM अब तक 186 या 187 अपनी मेजॉरिटी नहीं दिखा पा रही, क्योंकि PMLQ के लोग नहीं टूट रहे, दूसरे लोग भी बज़ाहिर टूटते नज़र नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो जुमे को पेश होगा, और उस पर गालबन 3 दिन से 7 दिन होते हैं उसमें, तो असम्बली इतनी तो मुद्दत पूरी कर लेगी कि वो 3 और 7 दिन शायद और वज़ीर आला रह पाएं। चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन आ गया, IG आराम से तब्दील हो गए और इसमें कोई रखना नहीं डाला गया, फिर गवर्नर साहब ने रात को डी नोटिफाई नहीं किया वज़ीर आला को। क्या कहीं ये इस बात का इंदिया भी है कि PDM में बी एंड परवेज इलाही एंड Q लीग का स्टिल इन कॉन्वर्जेशन? बज़ाहिर तो चौधरी शुजात के हवाले से बड़े दावे किए जा रहे थे कि भाई 3, 4, 5 लोग उनके साथ हैं, लेकिन कल PMLQ के परवेज इलाही ने अपनी स्ट्रेंथ शो कर दी है। आपको लगता है कि अभी भी पॉसिबिलिटी है कि जरदारी साहब और चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए? खैर सियासत जो है मुमकिनात का खेल है, लेकिन बहुत कम इम्कान है, इसलिए कि अगर हो भी जाएगा तो वो परवेज इलाही बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जो इस वक्त PTI जिस तरीके से एग्रेसिवली पॉलिटिक्स कर रही है, तो परवेज इलाही को खदशा ये है कि अगर वो इस स्टेज पर जरदारी साहब के साथ गए तो उनका और मुनीस इलाही का ख़ास तौर पे सियासी मुस्तकबिल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा। वो देखना यही चाह रहे हैं कि PTI के थ्रू हो, लेकिन वो ये ज़रूर चाह रहे थे कि चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ें, चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ें। और PMLQ ने, आपको पता है, जो नेगोशिएशन उनकी चल रही है PTI के साथ, उसमें लगभग 45 सीटों का मुतालबा किया है। 10 हैं कौमी असम्बली की और 15 हैं, नहीं 30 हैं ऑलमोस्ट, 15 कौमी असम्बली एंड 30 ऑलमोस्ट सूबाई असम्बली की। सो आपको लगता है कि PTI इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ या अग्रीमेंट कर सकती है PMLQ के साथ इस सूरत हाल में, क्योंकि अभी तो बार्गेनिंग पावर है परवेज इलाही साहब के पास? PMLQ और PMLN का तो बहुत ही कम इम्कान मुझे नज़र आता है कि उनका कोई इस तरीके से अलायंस हो पाए, ख़ासतौर पे इस स्टेज पर, इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, क्योंकि परवेज इलाही को आगे ज़ाहिर है अगले चंद माह में इलेक्शन, जो आम इंतखाबात वैसे ही नज़र आ रहे हैं, चाहे इस वक्त पंजाब असम्बली के इलेक्शंस हों या आगे आम इंतखाबात हों, तो वो आगे का अगर देखेंगे तो वो जो उनकी हिस्ट्री है PMLN के साथ, उसको देखते हुए मेरा ख्याल वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया तकरीबन। PTI इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेगी? 45 सीटों का लगभग 30 सूबाई और 15 कौमी। ये जो मैंने सुना है, मुझे नहीं लगता कि PTI और PMLN में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। मुझे कम से कम कल से मैं सुन रहा हूँ ये खबरें, लेकिन बहुत ही क्योंकि उससे फिर इमरान खान का ओवरऑल इमेज डैमेज हो जाएगा। इमरान खान ने अब तक जो अपना इमेज बरकरार रखा हुआ है वो सारा डैमेज हो जाएगा अगर इस स्टेज पर PTI किसी भी तरीके से PMLN के साथ कोई इत्तेहाद करती है। तो वो मुझे नहीं होता नज़र आ रहा। मैं कल से सुन रहा हूँ ये बातें, लेकिन कम से कम मुझे ऐसी इस चीज़ के इम्कान बहुत कम नज़र आता है, बल्कि ना होने के, क्योंकि फिर इमरान खान का वो सारा इमेज जो शरीफ के हवाले से है, जो जरदारी साहब के हवाले से है, सही या गलत, लेकिन उसी इमेज पर उन्होंने अपना पॉपुलर इमेज बनाया हुआ है। तो अगर आप PMLN के साथ जाके बैठ जाएंगे तो फिर वो जो PTI का वर्कर है वो बहुत ना सिर्फ डिमोरलाइज होगा, उसका 100% सियासी नुकसान PTI को होगा।
चलो जी, अभी तो हम सबको अदालतों की तरफ देखना है और लेट्स सी कि क्या अदालतों की तरफ से फैसला आता है और किस तरह से इस आईनी बहरान का हल अदालतों की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये मामला वहीं जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन वैसे थैंक यू बदर साहब फॉर बीइंग विद अस। अच्छा चलें, हमारे कमेंट तो चलते ही रहेंगे, अभी ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक जी। और अभी कुछ आगे बढ़ जाए मेरा ख्याल है। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कुछ चीज़ें जिन पे हमको गौर करना चाहिए, द थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर, क्योंकि हम और बहुत कुछ हो रहा होता है और इग्नोर करना स्टार्ट हो जाते हैं कि पाकिस्तान को, आपको पता है कि कुदरत ने हर नेमत से नवाज रखा है और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 जो है उसका भी एजाज़ पाकिस्तान को हासिल है। और इस पहाड़ को सर करने के लिए दुनिया भर से हज़ारों सयाह जो हैं, हम हमेशा आपको बताते रहते हैं कि वो हर साल आते हैं, मकामी कोपैमा भी इसे सर करने की कोशिशों में रहते हैं। मगर अफसोस की बात यह है, और ये बहुत से माउंटेनियर्स जो वहाँ से उतरते भी हैं वो भी हमें बता चुके हैं कि इसके रास्ते में ये जो सारा तरीका है ऊपर जाने का, व्हेन यू आर गोइंग टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, उसमें कचरे और मलबे के ढेर जमा हो गए। हु वुड हैव थॉट कि यहाँ होता है इतना कचरा, क्योंकि आपको लगता है ना कि वहाँ तो कोई रहता नहीं है तो कचरा कैसे आएगा। अब यही बात हम आपको समझाएंगे कि वहाँ कचरा कैसे आता है, कितना कचरा है और उसको कैसे साफ किया जाएगा। कोपैमा पाकिस्तान का फ़ख्र साजिद सतपारा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया साजिद, आपने ये ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। लेकिन सबसे पहले तो ये ज़रा समझाइए हम सबको भी और जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी कि सयाहों के अलावा तो कोई ऐसा है नहीं वहाँ के लोग रह रहे हों या वहाँ कोई हाउसिंग सोसाइटी आबाद हो, तो वहाँ ऐसा क्या कचरा आ गया जिसकी सफाई बेहद ज़रूरी हो गई है। इस साल जो रिकॉर्ड समिट हुई K2 पे कोई 160 प्लस क्लाइंबर्स ने क्लाइम किया, तो इसमें सारा जो अभी हम बहुत सी चीज़ें लेके जाते हैं क्लाइंबिंग के दौरान, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्टैंड्स, दूसरे जो फूड आइटम्स और फूड कनस्टर, तो उसमें से हर जो क्लाइंबर K2 पे चढ़ना आता है वो कम से कम 8 से 10 kg अपना जो वेस्ट माउंटेन पे छोड़ता है। स्पेशली जो और ड्रॉप्स हैं वो छोड़ के आते हैं ऊपर, उससे काफ़ी गंदगी फैल चुकी है। तो कम से कम 10-15 सालों से इसकी सफाई नहीं हुई अभी तक, तो काफ़ी वेस्ट है। स्पेशली जो और रोप्स हैं जो फिक्स करके हम आते हैं, तो कई ऐसी टेक्निकल जगहों पे रोप्स हैं, रोप्स जिस तरह एक जाल की तरह वो बिछे हुए हैं रोप्स, तो इनकी वजह से बहुत से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और काफ़ी गन स्पेशली जो इंटरनेशनल क्लाइंबर्स कम्युनिटीज़ को एक पिगस्टी जो उसूल रहते हैं, तो काफ़ी गंदी जगह महसूस से तशबीह देते हैं। तो हमारे मुल्क के लिए और हमारे स्पेशली क्लाइंबर्स के लिए एक शर्मंदगी की बात है कि एक अजीम पहाड़ जिसको अल्लाह ने हमें नवाजा है तो काफ़ी गंदा हो चुका है। मैं ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा मुश्किल भी लग रहा है। पहले इतना मुश्किल K2 चढ़ना और उसके बाद अब सिर्फ सफाइयाँ करने जाए इंसान वहाँ, मतलब इट साउंड्स वेरी डॉन्टिंग। इस काम के लिए आपने खुद जिम्मेदारी जो है वो ली है, जिस पे शाबाश करनी चाहिए। मिशन K2 क्लीन अप करेंगे आप, तो ये काम कब होगा, कितने लोग आपके साथ होंगे, क्या खर्च आ रहा है और खर्च पूरा कहाँ से होगा, मतलब बड़े सवाल हैं जो कि आप जवाब दे सकते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरनेशनल एक कोपैमा हूँ, तो मैं नहीं, क्योंकि हमारे K2 हमारा है, हम कहते हैं कि K2 इज़ इन पाकिस्तान, उसको साफ़ करने की ज़िम्मेदारी भी मैंने खुद ली है। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह कोई लोकल जो कोई टीम बनाऊँगा हमारे लोकल माउंटेनर्स और पाकिस्तानी माउंटेनर्स की, इसको मैं लीड करूँगा। और इसके लिए काफ़ी जो इंटरनेशनल कुछ नेपाली आउटपुट एजेंसी से उन्होंने मुझे साथ ताउन करने का वादा किया है और इंशाल्लाह वो करेंगे। बाकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो CM पंजाब परवेज़ इलाही का, इन्होंने भी मुझे कुछ ग्रांट दिया और आगे भी सपोर्ट करने का वो किया है। तो इंशाल्लाह बाकी इसमें हम प्रॉपर इंशाल्लाह काम करेंगे और नेक्स्ट जून-जुलाई में इसका जो टाइमिंग होगा तो उस वक्त तक हम काफ़ी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस से इंशाल्लाह रब्ता करके स्पॉन्सर इकट्ठा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो सारा आपका प्लान है। बताइएगा कोपैमाई का शौक़ भी आप जैसे लोगों से नौजवान इंस्पायर होते हैं बड़ा है, बाहर से भी बहुत ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए हैं, विच इज़ ग्रेट, दिलचस्पी पैदा हुई है। लेकिन क्या होता है इस सिलसिले में, आप हमें गाइड कर सकते हैं कि रश जितना बढ़े अच्छी बात है या फिर इसको भी कंटेन करने की ज़रूरत होती है और कंट्रोल करना चाहिए कि हाँ भाई इतनी लिमिट है, इससे ज़्यादा लोग ना जाएँ हर पर्टिकुलर एक साल में? नहीं, रश बढ़ने से अभी एडवेंचर एक्टिविटीज़, क्योंकि नेपाल से भी ज़्यादा पाकिस्तान के जो माउंटेन्स है काफ़ी खूबसूरत हैं और रियल जो एडवेंचर टेस्ट हमारे माउंटेन से ही जो क्लाइंबर्स को मिलता है।
तो रिसेंटली काफ़ी जो क्लाइंबर्स का फ्लो बढ़ चुका है, लेकिन इसको कंट्रोल तो क्योंकि हमारी इकनॉमी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लाइंबर्स आएँ तो हमारे जो लोकल लोगों की जो ज़राए माश में इजाफा होगा। स्पेशली हमारे जो जीबी के लिए तो एक टूरिज़म और एडवेंचर जो टूरिज़म है एक लाइफ लाइन और ज़िंदगी और माश का एक ज़रिया है। तो इसको बेहतर है कि अगर लोग आएँ, लेकिन इसको प्रॉपर मैनेज और इसके लिए प्रॉपर कोई ऐसा निज़ाम बनाए इसकी जो पॉपुलेशन और जो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कोई इस तरह का सस्टेनेबल सिस्टम हो, ताकि हमारा जो क्लाइमेट और दूसरी जो ग्लेशियर्स इससे गंदा ना हो। अच्छा साजिद, ये बताइएगा, ऑब्वियसली आपके वालिद का तो इस फील्ड में एक लेजेंडरी स्टेटस है, उनका जो नाम है बहुत बड़ा नाम है, और अच्छी बात है कि आप उनका नाम और काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ज़ाती एजेंडे पर हम जानना चाहते हैं कि क्या आप प्लान कर रहे हैं, कौन सा पहाड़ रह गया है जिसको आपने अभी सर करना है? हाँ जी, मशहूर वालिद जो एक हिस्ट्री में वालिद जैसा कोई क्लाइंबर ना आया था और आई बिलीव कि नया आएगा, तो एक जिम्मेदारी भी है जो वालिद की लेगेसी को आगे लेके चलना है। मैंने अभी अनाउंस नहीं किया जो दुनिया के जो 14 बुलंद तरीन पहाड़ है उनको समेट करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर में ये ख्वाब है और वालिद की मेमोरी में भी मैं करना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह दुनिया के जो 14 बुलंद तरीन पहाड़ उनको समेट करना चाहता हूँ इंशाल्लाह। गुड लक फॉर दैट टू, और गुड लक फॉर दिस इनिशिएटिव टू, जो बड़ा मुश्किल काम है। और आपने कितने सालों बाद एक्चुअली ये सोचा है? 10-15 साल से आपने कहा कि K2 की सफाई नहीं हुई है और हर साल सैकड़ों को पहमा जाते हैं अपना सामान। अच्छा, हर को पहमा 10 से 12 किलो सामान छोड़ आते हैं। ये बात मुझे साजिद की अच्छी लगी है, क्योंकि मतलब आप यू आर अ पाकिस्तानी, आप ओनरशिप ले रहे हैं कि जी जो भी आएगा वो सफाइयाँ जो होनी चाहिए इस जगह की। दैट्स वेरी गुड। बहुत शुक्रिया साजिद। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। अच्छा आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, और ये तो हर कोई नोटिस कर रहा है, और ये वो चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादा अटेंशन भी होनी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। मुल्क में एक बार फिर दहशत गर्दों की बढ़ती सरगर्मियों ने पुरअमन पसंद शहरी जो हैं उनको तशवीश में मुब्तला कर दिया है। और अक्टूबर में सवात में हज़ारों अफराद, आपको ये याद होगा, उन्होंने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ मिसाली और भरपूर आवाज़ बुलंद की थी, और ये एक वाज़ेह पैगाम था कि हालात फिर ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और अमन दुश्मन अनासिर फिर मुनज़्ज़म होकर रियासत के लिए ख़तरा बन रहे हैं। असूलन तो ओबीसी हुकूमतों के कान इसी वक्त जो है उसी वक्त खड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन क्या कीजिए, हमारा अमूमी रवैया और सियासी मिजाज ही कुछ ऐसा बन गया है, जब तक पानी सर तक ना पहुँचे हमें होश नहीं आता। अब ये गलत बात तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। बहरहाल CTT बन्नू पर दहशतगर्दों के कब्जे और कामयाब ऑपरेशन के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जल्द किया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने भी दो टोक अंदाज में कह दिया कि मुसल्ला जत्थे या गिरोह को रियासत की रिट को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा। किसी भी किस्म का कोई जत्था, कोई दहशतगर्द गिरोह उसकी पनपने की या उसके साथ उसको पाकिस्तान में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं दी जा सकती, और जो रिट ऑफ द स्टेट है उसे हर हाल में कायम किया जाएगा। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भी साफ साफ कहा है कि कलअदम TTP पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। एक्चुअली कोई रेड लाइन होनी चाहिए तो वो ये है, और अगर साबित हुआ कि अफ़गान तालिबान TTP को रोक नहीं रहे तो हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। अगर अफ़गान तालिबान को शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में मदद की ज़रूरत हो तो फराहम करेंगे। बलूचिस्तान और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मन अनासिर सरगर्म होने की कोशिशों में है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार आए दिन निशाना बन रहे हैं, ये भी हमने देखा है। निजी स्कूलों को धमकियाँ मिल रही हैं। पेशावर जैसे शहर में भत्ताखोरों ने कारोबारी तबके की नींदें जो हैं वो भी हराम कर रखी हैं। अपने लोगों को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देना, अमन व अमान बहाल रखना इलाकाई या सियासी नहीं, कौमी सलामती का यह मसला है। रियासत को चैलेंज करने वाले अनासर से निपटना है तो एक बार फिर माजी की तरह तमाम स्टेक होल्डर्स को सियासी मफादात से बालातर होकर एक आवाज़ उठाना पड़ेगी। और हम ये बारहा कहते आए हैं कि ये वो मसला है जिसमें एक दूसरे को
इल्ज़ाम तराशी से कुछ हासिल नहीं होगा। इनफैक्ट जो दहशतगर्द हैं, जो शर पसंद हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं कि भाई इनमें तो आपस में इतनी फूट पड़ी हुई है, ये हमारे खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। सो सूबाई हुकूमत वफाक को, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाती है। तो भाई ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, ये उनकी भी जिम्मेदारी है जो सूबे पर गुज़श्ता 10 साल से बरसर इख्तिदार हैं, और ये उनकी भी जिम्मेदारी है जो इस वक्त वफाक में बरसर इख्तिदार हैं। ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी। मतलब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो सब कुछ छोड़ के सबसे पहले इससे निपटना चाहिए असूलन, लेकिन हो क्या रहा है। हमारे साथ वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब हैं। एहसन इकबाल साहब, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि दहशत गर्दों से जो है वो हम हाथों से निपटेंगे। बिल्कुल उनका यही कहना है। और एक दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने मिलिट्री ऑपरेशन की बात भी की थी। तो क्या किसी सतह पर यह फैसला हो चुका है कि अब एक बड़ा ऑपरेशन करना है, कब होना है, इसकी डिसीजन मेकिंग हो गई है? देखिए, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत कुर्बानियां दी हैं और 2013 में तकरीबन ये आलम था कि हर रोज़ कहीं ना कहीं खुदकुश बम्बार फटा करता था और पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पे थी। लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, और फिर पूरी कौम को, अस्करी और सियासी क़यादत को इकट्ठा किया और फिर हमने एक फैसला कुन जंग लड़ी। बदकिस्मती से पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ख़राब हो रही है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि चंद माह से इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की सारी हुकूमत को अपनी तहरीक में शामिल कर रखा है। वज़ीर आला और काबीना के वज़रा और उनकी जितने अहम अरकान है हुकूमत के, वो सब रैलीज़ के अंदर, जलसों के अंदर, कभी धरनों के अंदर शरीक होते हैं। नतीजा ये है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ रही है, और अभी जो बन्नू का वाक़या हुआ ये बहुत हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है। तो इसलिए वज़ीर आज़म ने जिस अज़म का अदा किया है कि हम किसी भी सूरत में उन गेन्स को और उन कामयाबियों को ज़ाय नहीं होने देंगे जिनके लिए हमारी मुसल्लह अफवाज के जवानों ने, अफसरों ने, हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने, हमारे पुलिस के जवानों ने, हमारे शहरियों ने जानों की कुर्बानी दी है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को शिकस्त दी थी। तो अब अगर किसी जगह ये दोबारा सिर उठाएगी तो पूरी कौम उसी इत्तेहाद और एकजहती के साथ उसका सिर कुचलेगी। अच्छा, अब ये बताइएगा एहसन साहब कि दहशतगर्दों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी तो यकीनन एक ऐसा कदम होगा जिसके असरात सब पर पड़ेंगे, मईशत पर भी पड़ते हैं, लोगों की ज़िंदगियों पर भी पड़ते हैं। इसलिए बेहतर तो यही है ना कि पूरी कौमी इत्तफाक़ राय से ये इक़दाम उठाए जाएँ। तो हुकूमत का इरादा है कि इस सिलसिले में दीगर स्टेक होल्डर्स यानी पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वगैरह को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। देखिए, हुकूमत जब भी कोई कार्रवाई करती है तो उसमें सबसे पहले उसकी कोशिश होती है कि जो मुतलका महकमे हैं और जो मुतलका हुकूमतें हैं वो उसमें अपना किरदार अदा करें। सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार है कि वो मुकामी तौर पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे, और वफाकी हुकूमत जो है उसकी मदद के लिए काम करती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सूबाई हुकूमत अपने फ़राइज़ को संजीदगी से लेगी और वफाकी इदारे उसको ज़रूर मदद देंगे। लेकिन अगर हम किसी स्टेज पे ये देखेंगे कि हालात सूबाई हुकूमत के काबू से बाहर हैं या उनके अंदर इस मामले में ना संजीदगी है ना दिलचस्पी है, तो फिर दीगर क़यादत से मशवरा करके ज़रूर हम इस पे देखेंगे कि वफाकी हुकूमत किस तरीके से इस सूरत हाल में कोई किरदार अदा कर सकती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो मेरा ख्याल है कि अवाम भी नोटिस कर रही है, पाकिस्तान को इस वक्त जो है जिन मसाइल का सामना है उनमें मईशत सर फहरिस्त है और दूसरा ऑब्वियसली दहशत गर्दी है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की तरजीहात और पूरी एनर्जी जो है वो इसमें लगी है कि पंजाब में हुकूमत बना ली जाए। मतलब प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी हमें लग रहा है कि जैसे मिसप्लेस्ड हैं। तो ये अवाम के साथ ज़्यादती नहीं है? देखिए, पंजाब के अंदर तो इस वक्त इमरान खान साहब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें तहलील करके मुल्क के अंदर सियासी बेयकीनी पैदा करना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान की मईशत का जिक्र करें या आप पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र करें, दोनों का नाता मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। अगर आप पाकिस्तान में किसी किस्म का सियासी बहरान पैदा करेंगे या इंस्टेबिलिटी पैदा करेंगे, उससे मईशत भी बिगड़ेगी और उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बिगड़ेगी। आपको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया एक बदतरीन मुआशी बहरान में घिर चुकी है। अमेरिका, यूरोप, हर मुल्क इस वक्त अपने मुआशी मसाइल के अंदर बुरी तरह धंसा हुआ है। तो इन हालात के अंदर हम पाकिस्तान में किसी किस्म की
गैर जिम्मेदारी का या किसी किस्म के सियासी एडवेंचरिज्म का चांस नहीं ले सकते। जो खान साहब इस वक्त अपने सियासी मकासद के लिए मुल्क को चाहते हैं कि वो एक गैर मुस्तहकम हो, उसके हवाले से बेयकीनी पैदा हो, ताकि दुनिया जो पाकिस्तान की मदद करने के लिए 9 जनवरी को जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की दावत पे इकट्ठी हो रही है, उनको वो ये मैसेज दे सकें कि अभी आप पाकिस्तान की मदद ना करें, पाकिस्तान के हालात जो हैं बहुत बेयकीनी में है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है। शुक्रिया आपका एहसन इकबाल साहब। आप कह रहे हैं कि जब सियासी इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है तो उसका असर सब पे पड़ता है, और आपके ख्याल में इमरान खान साहब ये करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अभी बढ़ती हुई दहशतगर्दी हम सब के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, हम सबको इस मसले पर बात करनी चाहिए, लेकिन क्या है कि वही सिलसिला, और ये सिलसिला पुराना है, पिटा हुआ है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने का। वफाक से कोई बात करता है तो कहता है देखिए खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 10 साल से किसकी हुकूमत है, और खैबर पख्तूनख्वा वाले कहते हैं कि ये देखिए कि ये जब से आए हैं ये मसला सर उठाने लगा है। ऐसा नहीं है, इसकी मतलब ये तो नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है, कोई एपिसोड नहीं है किसी सीज़न की कि अगला सीज़न अगली एपिसोड नई शुरू हो जाए। इसके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है, और वो बात भी दुरुस्त है कि कुछ लोगों को अपनी आंख का शहतीर एक्चुअली नज़र नहीं आता, लेकिन दूसरे की आंख का तिनका भी उन्हें खटकना शुरू हो जाता है या नज़र आना शुरू हो जाता है। इमरान खान साहब 3 रोज़ पहले तंज कर रहे थे ट्वीट में कि दहशतगर्दी 50% बढ़ गई है और इम्पोर्टेड सरकार दोस्ताना अफगान हुकूमत की जानिब से हमले रोकने में नाकाम है। ये इनका 3 दिन पहले का ट्वीट है, और अगर अफगानिस्तान या तालिबान से दोस्ती की बात करें तो इसके सबसे बड़े दाई हामी इसके प्रीचर इमरान खान साहब रहे हैं, और वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है शैकल्स ऑफ स्लेवरी वाली। मतलब वो सारे ट्वीट्स वो आप और तालिबान के दफ्तर पाकिस्तान में खोलने वाली बात फॉर एवरीबॉडी कि ये खुद झांकें अपने अंदर कि आप कितना फरोग दे चुके हैं और आप क्या क्या इन द पास्ट कह चुके हैं बिफोर यू अक्यूज द अदर पर्सन। ये सारों के लिए ऑल अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन खान साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा था, वो स्लेवरी वाली क्या बात थी, एक दफ़ा दोबारा देखें। साबिक वज़ीर आज़म के मुताबिक अफगानिस्तान ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी, लेकिन अफगान अवाम से जाके पूछें कि उनको जंजीरें रादर बेड़ियाँ पहनाई जा रही हैं या उनकी जंजीरें टूटी हैं। मतलब किस चीज़ को सेलिब्रेट किया गया था जब खान साहब ने ये कहा था? अभी कल की ही एक वीडियो है जहाँ लड़कियों की यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में आके बताया जा रहा है कि जी कल से आपकी क्लासेस ख़त्म, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ख़त्म हो रहे हैं, और जिस तरह वो बच्चियाँ रो रही हैं, मतलब ये एक वीडियो फुटेज सामने आई थी कि वो सोच के अपने आप को जरा इस जगह डालने की आप कोशिश करें और महसूस करें कि कोई आपको आके कहे कि ख़त्म, अब घर जाओ, नो मोर पढ़ाई, नो मोर एजुकेशन, नो मोर ड्रीम्स। जब हम पढ़ाई ख़त्म करने की बात करते हैं ना, तो हम आपकी उम्मीदें, आपके ख्वाब, आपने कुछ भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो, उस पे बिल्कुल आपने पाबंदी लगा दी है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अच्छा, अब लिटरली अब ये बात कर ही रही हैं आप, तो कोई अल्फाज नहीं है इन जज्बात का इजहार करने के लिए। आप अपनी बच्चियों के ऊपर, एक इंडिविजुअल लड़की जो इस वक्त स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, वो सिर्फ ये सोच ले कि जिन शैकल्स ऑफ स्लेवरी को तोड़ने पे इमरान खान साहब मुबारकबाद दे रहे थे, वो आवाम के ऊपर किस कहर की तरह नाजिल हुई हैं कि ये वो बच्चियां हैं जो एक दूसरे से गले लगकर इस बात पे दिलासा दे रही हैं एक दूसरे को, अफसोस कर रही हैं, गिरिया कर रही हैं कि अब उनको कल से यूनिवर्सिटी आने की इजाज़त नहीं होगी। इजाज़त नहीं है, और इनकी तो सजाएं होती हैं, आपको पता है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब ना कर दी तो ना का मतलब है कि किसी ने खिलाफ वर्जी की, तो बाकी चीज़ें तो सामने ही हैं। हमने कितनी बार देखा है कि छोटी छोटी बातों पे या चलो बड़ी बातों पे, वॉट एवर द रीज़न माइट बी, स्टोनिंग कर रहे हैं। आपको पता है कि पब्लिक फ्लॉगिंग हो रही है, स्टोनिंग हो रही है, संसार किया जा रहा है। ये बड़ी आम चीज़ है। इसलिए वो शैकल्स ऑफ स्लेवरी जो था, ये चीज़ें स्लेवरी में आती हैं, ये चीज़ें आती हैं कि गलत चीज़ पे आप लोगों को मना और दुनिया करो, पहले भी कहती रही है, दुनिया ने कर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने वही करना है जिसे वो अपनी नज़र में दुरुस्त समझते हैं, और तालिबान हुकूमत ने पहले इस बात की बड़ी यकीन दहानियाँ कराई थी, नो वी आर द अपग्रेडेड वर्जन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले लड़कियों की सानवी तालीम पर पाबंदी लगाई, अब ख़वातीन पर आला तालीम के दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिस पर मुल्क भर में बड़ा सख्त रद्द अमल देखने में आ रहा है। फैसले पर ख़वातीन के साथ मर्द भी अफसोस का इजहार कर रहे हैं। ये मनाजिर किसी की भी आंख खोलने के लिए काफ़ी हैं। अफगान वजारत आला तालीम ने इसके लिए बाकायदा हुक्मनामा जारी किया है, और 3 माह पहले याद कराएं आपको कि अफगानिस्तान भर में हज़ारों लड़कियों और ख़वातीन ने यूनिवर्सिटी में दाखिले का इम्तहान दिया था, जिसका वाज़ेह मतलब था कि हज़ारों अफगान लड़कियाँ
तालीम हासिल करना चाहती हैं, वो अपनी ज़िंदगियां बदलना चाहती हैं, वो शऊर के दरवाजे अपने ऊपर बंद नहीं करना चाहती हैं, लेकिन कोई है जो ये दरवाजे नहीं खोलने देना चाहता। कोई है क्या? तालिबान हुकूमत शायद ऑब्वियसली ये समझती है कि दुनिया उनका एहसान माने कि उसने लड़कियों को प्राइमरी तक तालीम की इजाज़त दी है, एंड दैट इज़ इट। उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका, बरतानिया, अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें, सब ने तालिबान हुकूमत के हालिया फ़ैसले की मज़म्मत की है। सऊदी अरब ने तालिबान से फ़ैसला वापस लेने पर ज़ोर भी दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसा फ़ैसला सुनकर मायूसी हुई है और तालिबान की जानिब से ख़वातीन की आला तालीम पर पाबंदी के ख़िलाफ़ मलाला यूसुफ़ज़ई का रद्द अमल भी सामने आ गया है। मतलब एनीबडी who had anything to say is saying, जिस तरह हम आपको ये दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने जब ये वीडियोस देखी हैं, जब हमने ये फैसला सुना है, तो हम भी तड़प गए थे कि ये जस्ट क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारी प्रॉक्सिमिटी ऐसी है कि हमारा एक पड़ोसी है, हमारा नेबर है, हम समझ सकते हैं उन ख़वातीन, उन बच्चियों का दर्द भी जिनके ख्वाब तो कुचले गए ना सिर्फ इसी बात में। और फिर अफ़गानिस्तान में तालिबान का ही सॉर्ट ऑफ क्या कह लें उसे, TTP जो विंग है हमारा, वो भी अपने अज़ाइम, अपने नापाक अज़ाइम यहाँ पर मुसल्लत करना चाहता है। तो मतलब जो भी अफ़गानिस्तान में होता है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान में होता है, और वी कैन ऑल्सो सी एंड फील व्हाट द पीपल आर गोइंग थ्रू। हम इसी पे बात करते हैं। वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ियाउद्दीन साहब, बहुत मुश्किल है इस बारे में बात करना भी, यूसुफ़ज़ई के वालिद भी हैं। बहुत शुक्रिया। अब ये बताइएगा कि आप लोग, आपकी फैमिली, पूरी फैमिली, आपकी अहलिया, मलाला हरसेल्फ, इस बारे में कभी प्लेकार्ड्स उठा के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहे हैं, कभी बात करते रहे हैं? अफ़गानिस्तान में लड़कियों का पाबंदी का हायर एजुकेशन पे बाज़ाब्ता सरकारी हुक्मनामा जारी हो गया है, उनको इस हक़ से महरूम कर दिया गया है। आपके ख़याल में अफ़गान माशरे पर क्या असरात मुरतब करेगा ये फ़ैसला? ये जो पाबंदी है, यानी लड़कियों को यूनिवर्सिटियों में ना जाने देना, यूनिवर्सिटी तालीम पे भी पाबंदी, ये इंतहाई शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। और इसके असरात अफगानिस्तान पर तो पड़ेंगे ही, क्योंकि अफगानिस्तान वो मुल्क है जो अंधेरों में रहा है, जो कि रेडिकलाइजेशन का शिकार रहा है, इंतहा पसंदी का। उसको सबसे ज्यादा रोशनी की जरूरत है, तालीम की जरूरत है, मायारी तालीम की जरूरत है, ताकि वो मुआशरा, उसमें नरमी आए, उसमें मॉडरेशन आए, एतदाल आ जाए। लेकिन और साथ साथ ये भी है ना कि अगर आप अफगानिस्तान की आधी आबादी को तालीम से महरूम रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसे मफलूज करते हैं। ये जो खवातीन के साथ सलूक है, ये जो खवातीन दुश्मन पॉलिसी है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये अफगानिस्तान तक कंटेन नहीं रहेगी, ये बाकी साथ वाले हमसाय ममालिक में भी जाएगी। साहब, अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत ने वादा किया था, अगर आपको याद हो, नॉट टू लॉन्ग अगो, कि दुनिया उनकी मदद करे, कुछ साथ दे, तो इंसानी हकूक़ और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करेंगे। ये याद होगा सारों का कि उन्होंने कहा था। तालिबान ने अपना वादा पूरा नहीं किया क्लियरली। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि हकीकत है दुनिया ने उन पर ऐसा कोई दबाव भी नहीं रखा? मतलब या तो उनसे कोई आंसरेबल किया हो ना कि आप ये वादे पूरे करवाएं तो हम ये देंगे, या कोई ना कोई निगोशिएशन तो हुई हो। तो कसूर तो फिर पूरी दुनिया का ही हुआ कि किसी ने कोई प्रेशर ही नहीं डाला। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान ने दोहा कतर में जो वादे किए थे अमेरिका के साथ, जिसका मुज़ाकरात में कलीदी किरदार था, बाकी ममालिक भी इसमें शामिल थे, अफगानिस्तान की पिछली जमहूरी हुकूमत के नुमाइंदी भी शामिल थे, जिसमें ख़वातीन भी शामिल थी, और इन सब को मुज़ाकरात के दौरान तालिबान ने यह बावर करवाया था कि ये जो तालिबान है, ये 90s से मुख्तलिफ तालिबान है, ये इंसानी हकूक़ पर यकीन रखने वाले हैं, ये ख़वातीन को उनके हकूक़ देंगे, लड़कियों को स्कूल जाने देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर गुजरते दिन के साथ तालिबान ये साबित कर रहे हैं आज कि ये वही तालिबान है जो 90s के थे। बाकी जो ममालिक थे, अमेरिका समेत, उन्होंने अपना उल्लू तो सीधा कर दिया, लेकिन अफगानिस्तान के 40 मिलियन आबादी को तालिबान के रहम करम पर छोड़ दिया है, जो कि इंतहाई काबिल अफसोस है और काबिल मजम्मत भी है। टू बी ऑनेस्ट, बहुत जुल्म हो रहा है अफगानिस्तान के लोगों के साथ। और इन हालात में न सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बल्कि OIC को भी एक रोल अदा करना होगा कि वो तालिबान को खुलकर बताए कि
कि तालिबान का जो तर्ज अमल है इस्लाम के नाम पर वो नाकाबिल कबूल है। ज़िया साहब ये फरमाइएगा कि तालिबान जिस तरह का निज़ाम चाहते हैं वो अपनी निस्फ आबादी को इससे महरूम नहीं रख सकते। आज मे बी लेटर इन अ डे, आज नहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद ख़वातीन को हुकूमत में, माशरती तरक्की में शरीक इन्हें भी बनाना पड़े और इसके लिए ख़वातीन का तालीम याफ्ता होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये तो अपना नुकसान कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं इसमें नजर आ रही। तो आपको लगता है कि कभी इन्हें इस बात का इदराक होगा या नहीं? ये कोसों दूर हैं इस इदराक से। 56 इस्लामी ममालिक हैं, मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन वाले ममालिक हैं। उस किसी भी एक मुल्क में लड़कियों के तालीम पे पाबंदी नहीं है। 1.9 बिलियन मुसलमानों की आबादी है। ये 1.9 बिलियन की आबादी तालिबान के साथ इत्तेफाक नहीं करती। तो इसका यह मतलब है कि तालिबान गलत है और ये जो उनका रवैया है लड़कियों के तालीम के हवाले से, ये तो अब एक टच स्टोन है, ये तो कसौटी है। तालिबान को इसी पे नापा जाएगा कि अगर वो लड़कियों को तालीम हासिल करने देंगे, उनको यूनिवर्सिटियों में जाने देंगे, तो तब जाके उनके इम्कानात होंगे कि वो दुनिया के बाकी ममालिक के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए काबिल कबूल हो। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल है कि उनको कोई रिकॉग्नाइज कर सके इस आइडियोलॉजी के साथ। तो बदकिस्मती से तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन तालिबान ही है। अच्छा, अब ये भी है रियाजुद्दीन साहब कि अब कोई तस्लीम करे या ना करे, आज की पोजीशन यही है कि तालिबान अफ़गानिस्तान के हुक्मरान हैं और कोई ऐसा डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी नहीं है जिससे इनको तब्दील किया जा सके। तो ख़वातीन की तालीम की बहाली इन्हीं से करवानी है। अब सवाल ये है कि हम और आप और दुनिया इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आज अफ़गानिस्तान में तालिबान जो है वो बिलाशर्त गैर अफ़गानिस्तान के हुक्मरान हैं और बज़ोर शमशेर हुक्मरान है, क्योंकि उनको किसी ने वोट नहीं दिया है ये इक़्तिदार संभालने के लिए। अब ये उनकी बदकिस्मती है, उनकी जो है मैं क्या कह सकता हूँ, उनकी कम इल्मी है और नासमझी है कि वो उनको ऐसी पॉलिसियाँ लानी चाहिए कि अफ़गानिस्तान के लोग उनसे खुश हों, ख़वातीन उनसे खुश हो, बच्चे उनसे खुश हों, लेकिन वो उनकी सुई कहीं अटकी हुई है। बाकी ये बात कि वो तब्दील नहीं हो सकते, तो मेरे ख्याल में 40 मिलियन की आबादी पर ज़्यादा देर तक बज़ोर शमशीर हुकूमत करना बहुत मुश्किल है। उनको भी मालूम है कि अगर अमेरिका और नेटो सारे हथियार के ज़रिए अफ़गानिस्तान पर ज़्यादा देर नहीं रह सके तो ये भी नहीं रह सकते। ये कोई ऐसी बात नहीं है, चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। अफ़गानिस्तान को अमन की ज़रूरत है, इसलिए इसमें तालिबान की भी खैर है कि वो तब्दील हो जाए और ख़ुद भी सांस ले और अफ़गानिस्तान के 40 मिलियन की आबादी को भी सांस लेने दें, उनको जीने दें, इसमें सबकी खैर है। शुक्रिया आपका रियाजुद्दीन यूसुफज़ई साहब, शुक्रिया एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। जब दुनिया इससे तवज्जो हट भी जाती है दुनिया की और लोग ज़्यादा इस सिलसिले में बात नहीं भी कर रहे होते, आप और आपका ख़ानदान ऐसा है जो ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस इस इशू पर बात करता है, इस इशू को दुनिया के सामने लाता है। ये वो माशरा है जिसका भी हमने जिक्र किया है अफगानिस्तान में, जहाँ बच्चियों की तालीम पे जी ख़त्म कर दिया गया। और दूसरा मोरक्को की बात ज़रूर करेंगे क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में मुस्लिम मुल्क है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आपको पता है कि स्टेलर किस्म की परफॉर्मेंस रही मोरक्को की। ऑल्दो चलो वो फाइनल में ना आ सके, लेकिन एक कल्चर और उनको क्या कहेंगे उसको, जिस तरह उनको इनकरेज किया गया, सेमीफाइनल तक पहुंचे और क्या नहीं, उनके मुल्क ने, उनकी फैमिलीज ने, उनके कल्चर ने, उनके जो मोरक्को के लोग हैं, वहाँ की पॉपुलेशन जो है, जिस तरह वो गंग हो थी, जिस तरह वो इनको इनकरेज कर रहे थे, इनके साथ साथ थे। वेदर दे विन और लूज, ये दूसरी बात है कि वो जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे। और साथ साथ आपको पता है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया ने देखी और दुनिया को बड़ी क्यूट लगी रहा था। क्यूट भी लगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि इन लड़कों की अम्मियाँ जो मैच देखने के लिए पहुंची होती थी और फिर जब ये मैच जीत जाते थे तो इनकी अम्मियां ग्राउंड में आ जाती थी, फिर तस्वीरें वायरल होती थी, क्योंकि ना आपको मतलब एक अम्मी की दुआ होगी और अम्मी साथ होंगी, तो फिर इनका अपनी जीत के बाद अल्लाह ये प्लेयर्स की वालदा जो कि इनकी फैमिलीज ग्राउंड में भी मौजूद थी एंड द स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड
और पर्टिकुलरली माओं के साथ जो इनका रिश्ता है और जो एहतराम और मोहब्बत है वो पूरी दुनिया ने विटनेस किया। फिर अच्छा, ये बाय द वे जो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं ना, जब टीम वापस गई है मोरक्को तो वहाँ जो उनका इस्तकबाल किया गया, तो ये तस्वीर पीछे इनकी खवातीन आगे खड़ी, बिल्कुल इनकी खवातीन आगे गई हैं, जिनमें इनकी बीवियां भी हैं, इनकी मदर्स भी हैं, वालदा भी हैं, मतलब सारे। लेकिन चेक आउट द इम्पोर्टेंस दैट इज गिवन। खेल के वो वापस आए हैं, लेकिन वो जो इंजन होता है ना, वो फ्यूल जो होता है, वो एनर्जी, वो स्टीम कहाँ से आ रही होती है? वो माएँ होती हैं, वो माओं से आ रही होती है, वो दुआएं माओं के साथ होती है। वो हमारे यहाँ भी यही होता है ना, हमारा भी। एक्चुअली आपको लगता ही नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं, आपको वाकई वो फीलिंग नहीं हो सकती कि आप केपेबल हैं जब तक आपकी अम्मी आपके लिए दुआ ना कर रही हो और आपके साथ ना हो। तो ये जब हम अफगानिस्तान में देखते हैं कि क्या हो रहा है और बाकी हम मुसलमान दुनिया में देखते हैं, तो एक अजीब सा लगता है कि अफगानिस्तान कैसे अपने आप को मुसलमान मुल्क कहता है और अच्छा इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और कुछ देर में वापस आ रहे हैं बस। अगर आपको ये खबर नहीं पता तो हम आपको डिटेल में बता देते हैं कि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2019 का आइन मनसूख करके 2014 का आइन जो है उसको बहाल कर दिया है और वज़ीर आज़म ने पीसीबी की 14 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी है और कमेटी को बोर्ड के मामला चलाने के मुकम्मल इख्तियारात होंगे। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के ज़रिए समरी मंजूर की, जिसके मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी को बोर्ड के मामला चलाने के मुकम्मल इख्तियारात होंगे। कमेटी पीसीबी आइन 2014 के तहत डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करेगी, जो कि फाइनली तमाम खिलाड़ियों की, सीनियर जूनियर बेरोजगार रोजगार के हामिल खिलाड़ियों की देरीना मुतालबा ख्वाहिश थी। कमेटी 120 रोज़ के अंदर नए चेयरमैन और मेंबरान का इंतखाब करेगी। 6 क्रिकेट एसोसिएशंस का निज़ाम और पीसीबी के सीईओ का ओहदा भी ख़त्म कर दिया गया है, जबकि तमाम डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल कर दिया गया है। पीसीबी के सीईओ का ओहदा ख़त्म कर दिया गया है। अब मैनेजमेंट कमेटी क्रिकेट बोर्ड के तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। 14 रुकनी कमेटी के सरबरा नजम सेठी हैं। सो ये मामला तय पा गए हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाइनली द डिपार्टमेंटल क्रिकेट इज़ बैक। सो हमारी यहाँ जो 6 टीमों पर मुश्तमिल छोटा सा एक पूल बन गया था, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी सफ़र कर रहे थे, बेरोज़गार हो गए थे, वो शुक्र अदा कर रहे हैं। इसमें हम बात करते हैं, हमारे साथ सिक्कू मौजूद हैं, सिकंदर बख्त। थोड़ी देर में एक्चुअली वो होंगे, लेकिन अभी भी डर लग रहा है। मेरा ख्याल है सिकंदर से भी हम यही बात करेंगे कि अभी इंग्लैंड जो जख्म दे के है ना, वो अभी हमारा अभी भरा नहीं है और साथ न्यूजीलैंड आ रहा है, लेकिन वी आर गोइंग टू फाइट। ये है ना हमारा, इस अज़्म को तो कभी नहीं हमें छोड़ना, दोहराना ही है जो भी मुकाबला आए। अच्छा, टीम की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, ये सारी बातें हमने करनी है सिकंदर बख्त के साथ, हु विल बी जॉइनिंग अस आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। ठीक है। वेलकम बैक जी। दौरा इंग्लैंड की तल्ख यादों को किस तरह खत्म किया जाए? क्या हमारा कोई चांस है? बात ही ना की जाए। क्या हमारा कोई चांस है न्यूजीलैंड के खिलाफ? ये हम पूछेंगे सिकंदर बख्त से। सिकंदर, सबसे पहले हम क्या बात करें? पीसीबी में जो तब्दीलियां आई हैं, हाँ पहले उसकी बात कर लेते हैं। क्या आपको लग रहा है ये इनकरेजिंग तब्दीलियां हैं और ये बेहतर होगा क्रिकेट के लिए? ये देखो, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि ये जो हमारा नया पाकिस्तान बना था उसमें ये नया स्ट्रक्चर ले आए थे क्रिकेट का। उसमें हमारे साबिक कप्तान साहब ने ख्वाब देखा था 40 साल से कि मैं 6 टीमें कर दूंगा, तबाही कर दी है। हमारे पास कुछ इस वक्त स्ट्रक्चर नहीं है क्रिकेट का, यानी कि फिर हमने एक्सक्यूज मी इंपोर्टेड लोग मंगवा लिए। मानी साहब आ गए, वसीम खान आ गए, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया मेरे प्रोग्राम में बैठ के जियो पर कि हमें इंस्ट्रक्शन, जो हम तो वही कर रहे हैं कि जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली। रमीज राजा ने भी वही किया जो कि उनको इंस्ट्रक्शन मिली। हो सकता है रमीज राजा के अपने आइडियाज हों मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, सिवाय वो जूनियर के लीग के जो कि फेल हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि सेठी साहब आ गए, उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल वो कैपेसिटी है, उन्होंने PSL पूरा उन्होंने बनाया है, वो उनका ब्रेन चाइल्ड है।
और अभी हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, आप लोग खुश हो रहे हैं कि जी लड़कों को नौकरियां मिल जाएंगी, अभी कोई नौकरी नहीं मिलेगी किसी को। इसलिए नहीं मिलेगी कि सबने टीमें बंद कर दी है। अब दोबारा उसको रिवाइव करना है तो प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ेगा उन इदारों को। मैं खुद एक एमडी से मिला हूं और उन्होंने मुझसे कहा कि देखें जी, मैंने बोला आप कब टीम बना रहे हैं, तो आज से कोई ये 4 हफ्ते पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि जी टीम तो हम कैसे बनाएं, अभी तो हमें लेटर ही नहीं मिला प्राइम मिनिस्टर के हाउस से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर हाउस से, आप उनको लेटर भेजें जो गवर्नमेंट के इदारे हैं और उनको इंस्ट्रक्ट करें कि जी टीमें बनाएं, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर मुझे यकीन है कि सीटी साहब ने जिस तरह पीएसएल को खड़ा कर दिया था, लोगों को लेकर आ गए थे अंदर, इसी तरह इदारों को भी लेके आएंगे। देखें, इदारों को जाकर खास तौर पे बोला गया था कि जी आप टीमें बंद करें और वो पैसे जो आप टीमों पे खर्च कर रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे। तो सब ने मना कर दिया था, किसी एक इदारे ने ये नहीं किया सिवाय स्पॉन्सरशिप जो कि होती है। तो ये हमारी क्रिकेट जो है ना वो सुकड़ गई है। मैं बार बार कहता हूं कि 200 लड़के हैं जिनका पूल है, हमारे पास कम से कम 16 टीमें खेलती थी, वही दोबारा आनी चाहिए। देखें अभी कोई आपका शाहीन अनफिट है, हारिस अनफिट है, आपका एक और लड़का नसीम शाह अनफिट है, वो कैसे फिट होंगे? जो यूनिवर्सल जो प्रैक्टिस है वो ये है कि उस लड़के को मैच खेलने के लिए भेजा जाता है, 4 दिन का मैच, ताकि वो फिट होकर वापस आए। ऐसी कोई चीज पाकिस्तान में नहीं हो रही। तो इन लड़कों की फिटनेस अब न्यूजीलैंड की टीम पहुंच गई है, हमारे स्क्वाड का ऐलान हो गया। नसीम शाह का आपने जिक्र किया है, तो वो तो फिट हो गए हैं और वो स्क्वाड का हिस्सा भी बन रहे हैं इस बार। इसके अलावा कामरान गुलाम, हसन अली वापस आए हैं। सॉरी मैंने एक्सप्रेस देखिए 2 लड़के नए आए हैं इसके अंदर। एक तो गुलाम जो है कामरान गुलाम, जिन्होंने आज से 1.5-2 साल पहले नेशनल रिकॉर्ड कर दिया था हाईएस्ट स्कोर करने का, आज उनको लेकर आए। यानी कि इंतहा है शर्म की कि वो लड़के ने आज से 2 साल पहले रिकॉर्ड किया था, उनको लेकर आ गए हैं। फिर दूसरा नया लड़का हसन अली आया है और जो कि नया है। बाकी नसीम शाह तो खेल ही रहते हो, बाकी वही लड़के हैं कि कोई तब्दीली नहीं की है। न्यूजीलैंडर्स जो हैं वो उनकी वो स्टाइल नहीं है खेलने का जो इंग्लैंड का था, मगर वो 3 स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं। उनके पास एक सऊदी है, एक ब्रेसवेल है और एक एजाज पटेल है। ये 3 स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं, उन्हें पता है कि स्पिनिंग ट्रैक बनेगी। मगर देखें कि विलियमसन जो है, केन विलियमसन उनके कप्तान होते हैं, वो कप्तानी नहीं कर रहे, उनकी जगह सऊदी कप्तान कर रहे हैं। मगर वहां पे लड़कों ने कोई हैशटैग नहीं चलाया। आपको पता है कि जब हम लोगों ने क्रिटिसाइज किया बाबर की कप्तानी को, कोई लड़के हैं जो आ सकते थे जो नहीं आए। कल हमने कुछ लड़कों की अपने आप को ही दिलासे देते हुए ट्वीट्स भी देखी। कौन से लड़के? पाकिस्तान अमीर हमजा वगैरह थे और भी एक आध। अमीर हमजा आ सकता था, मगर मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि जब हम लोगों ने क्रिटिसाइज किया उनकी कप्तानी को, तो पाकिस्तान के लड़के जिसमें शाहीन और हारिस हैं, उन्होंने एक हैशटैग चलाया कि सोचना भी मना है। मतलब ये कि आप सोचे भी मत के कप्तान को आप हटाएं। यानी कि लड़के हैं वो इतने बड़े हो गए, ये चीजें सेठी साहब को कंट्रोल करनी पड़ेगी। ये तो हम भी कल हैरान थे इसमें। हमने कल अब्दुल रज़ाक भाई से तफसील से बात की थी। मतलब वी वर लाइक शॉक्ड टू सी दोस ट्वीट्स फर्स्ट एट फर्स्ट जब हमने देखा। रिएक्शन भी होना चाहिए था वैसे तो। नहीं, वो तो क्रिकेट बोर्ड, ये लड़के इतने लाडले हो गए हैं। देखें पूरी दुनिया की टीमें खेलती हैं। अब जब यहाँ पे मैच खत्म होगा तो सऊदी भी वापस जा रहा है, वो इंडिया नहीं जा रहा खेलने के लिए। मतलब ये रोटेशन पॉलिसी, ये चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो स्ट्रक्चर उनको सही करना है सीटी साहब को, जो आई एम श्योर डिसिप्लिन भी कायम रखना है। और टीम का जो डिसिप्लिन है कि टीम चलाता कौन है, ये लड़कों को कंट्रोल कौन कर रहा है। लड़के खुद ही टीम बनाते हैं, खुद ही 11 बनाते हैं, कोई रेस्ट लेने को तैयार नहीं। That's all the time we have. Thank you सेठी साहब आ गए हैं। अब लेट्स सी क्या होता है, मामलात को किस तरह बेहतर करने की कोशिश करते हैं वो। अभी हमने जल्दी से आपको बताना है, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारिजा वेंडी शर्मन से मुलाकात की है और इस हवाले से बिलावल भुट्टो ने अपने ट्विटर हैंडल पर मुलाकात की तस्वीर शेयर की हैं और उन्होंने कहा है क्या, उन्होंने कहा जी अप्रिशिएट द सपोर्ट फॉर फ्लड रिलीफ, रीहैब एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड अमेरिका US will continue to work together, Pakistan and US, to further enhance and diversify bilateral relations, promote peace and stability in the region. So उन्होंने कहा है कि जो दो तरफा, सबसे पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है जो फ्लड रिलीफ, जो सैलाब मुतासरा लोगों के लिए इमदाद फराहम की गई है और उनके रीहैब के लिए, यानी उनको दोबारा से अपने इलाकों में आबाद करने के लिए ये इस अज़्म का इजहार किया गया है कि अमेरिका पाकिस्तान एक साथ काम करेंगे और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए भी कोशा रहेंगे। That is it for today, I guess. That's all the time we have. We're going to see you tomorrow, inshallah. Have a great day. Have a great day.